दोस्तों, आपका पुनः परोपकार यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं मोरध्वज पहलवार आपके लिए हिंदी की तीसरी क्लास लेकर आ रहा हूँ। मैंने आपके लिए पूर्व में 2 क्लासें ली थी वर्ण विचार से संबंधित। उन्हीं में अगला हमारा बिंदु था स्वरों का वर्गीकरण। किसका? स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए दोस्तों, मैंने उस दिन भी बताया था कि भाई स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए दोस्तों, स्वरों का पहला वर्गीकरण आता है कि भाई मात्रा काल के आधार पर स्वर। देखिए, मात्रा काल के आधार पर, मात्रा काल के आधार पर स्वर। तो देखिए दोस्तों, चर्चा करते हैं कि भाई मात्रा काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, संस्कृत में मात्रा काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर भी माना जाता है। लेकिन हमारी हिंदी के अंतर्गत भाई 2 ही प्रकार माने जाते हैं। पहला माना जाता है ह्रस्व स्वर। क्या माना जाता है? ह्रस्व स्वर माना जाता है। दूसरा माना जाता है दीर्घ स्वर। पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा माना जाता है दीर्घ स्वर। अब इनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि भाई संस्कृत में जो है प्लुत स्वर भी माना जाता है। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। तीसरा जो प्रकार है जो संस्कृत में दे रखा है मात्रा काल के आधार पर, प्लुत स्वर, इसे अपनी हिंदी में नहीं पढ़ते हैं, केवल संस्कृत के अंदर इसकी चर्चा करते हैं प्लुत स्वर की। फिर भी इसे हम आपको एक बार बता देंगे। तो चर्चा करते हैं कि भाई मात्रा काल के आधार पर स्वर हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर। पहला कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर होता है। इसे लघु स्वर भी कहते हैं साहब। कौन सा स्वर कहते हैं? लघु स्वर। ह्रस्व को लघु भी कह सकते हैं साहब। ऐसे ही दीर्घ को गुरु भी कह सकते हैं साहब। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं मात्रा काल के आधार पर। तो आपने देखा होगा या सुना होगा कि भाई मात्रा काल के आधार पर स्वरों की परिभाषा संस्कृत में इस प्रकार से दी गई है कि भाई एक मात्रेषु उच्यते ह्रस्व स्वरा, द्विमात्रेषु उच्यते दीर्घ स्वरा, त्रिमात्रेषु उच्यते प्लुत स्वरा। त्रिमात्रेषु उच्यते प्लुत स्वरा व्यंजन च अर्धमात्रिकम। तो बात करते हैं कि भाई ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। देखिए, बेस्वर ध्वनि, बेस्वर ध्वनि, बेस्वर ध्वनि जिनके उच्चारण में, बेस्वर ध्वनि जिनके उच्चारण में ह्रस्व, जिनके उच्चारण में केवल ह्रस्व मात्रा के बराबर समय लगे, ह्रस्व मात्रा के बराबर समय लगता है, समय लगे, उन्हें क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। देखिए, हमारी हिंदी के अंतर्गत ह्रस्व स्वर आ, ई, ऊ और री माने जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी हिंदी में ह्रस्व स्वर माने जाते हैं 4, आ, ई, ऊ और री। दीर्घ री का प्रचलन जो है वो तो केवल संस्कृत में चलता है। अब बात करते हैं कि भाई मात्रा काल के आधार पर ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। तो मात्रा काल के आधार पर ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब इसी बात को लेकर के गुरु कामता प्रसाद जी ने, देखिए, उन्होंने कहा है कि भाई इन्हें एक चुटकी स्वर कह दिया जाए। क्या कह दिया जाए? एक चुटकी स्वर। कौन सा स्वर? एक चुटकी स्वर।
तो देखिए दोस्तों, गुरु कामता प्रसाद के अनुसार एक चुटकी स्वर भी किन्हें कहा जाता है? इन ह्रस्व स्वरों को एक चुटकी स्वर भी कहा जाता है। एक बार परीक्षा हुई थी साहब सेकंड ग्रेड की, उसमें पूछा गया था कि भाई एक चुटकी स्वर किसे कहते हैं? तो गुरु कामता प्रसाद ने एक चुटकी स्वर इन ह्रस्व स्वरों को कहा। परिभाषा बन जाती है कि भाई वे स्वर ध्वनि जिनके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर ह्रस्व समय लगे उन्हें कौन से स्वर कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अब बात करते हैं कि भाई गुरु कामता प्रसाद ने इन्हें एक चुटकी स्वर क्यों कहा। उन्होंने परिभाषा बताई कि भाई वे स्वर ध्वनि जिनके उच्चारण में मात्र एक चुटकी के बराबर समय लगता है उन्हें एक चुटकी स्वर भी कहा जाता है। तो इस कारण गुरु कामता प्रसाद ने इन ह्रस्व स्वरों को एक चुटकी स्वर भी कहा है। अब बात करते हैं कि भाई दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो देखिए, दीर्घ स्वर की परिभाषा वे स्वर ध्वनि जिनके उच्चारण में दो मात्रा के बराबर, किसके बराबर? दो मात्रा के बराबर, दो मात्रा के बराबर दीर्घ समय लगे, ज्यादा समय लगे, दीर्घ समय लगे उन्हें क्या कहा जाता है मित्रों? दीर्घ स्वर कहा जाता है। यानी वे स्वर ध्वनि जिनके उच्चारण में दो मात्रा के बराबर दीर्घ समय लगे, क्या समय लगे? दीर्घ समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब बात करते हैं कि भाई जब गुरु कामता प्रसाद ने ह्रस्व स्वरों को एक चुटकी स्वर कह दिया तो दीर्घ स्वरों को क्या कहा जाता है? दो चुटकी स्वर भी कहा जाता है। दो चुटकी स्वर, दो चुटकी स्वर किसे कहा जाता है? दीर्घ स्वरों को दो चुटकी स्वर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि भाई दीर्घ स्वर कितने हैं हमारी हिंदी में। तो देखिए, कई बार पूछा जाता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या है, दीर्घ स्वरों की संख्या है। तो देखिए मित्रों, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7। तो देखिए कौन कौन से हैं वे दीर्घ स्वर जिनकी संख्या 7 होती है, जिन्हें दो चुटकी स्वर भी कहा जाता है। तो देखिए, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, आई, ओ और औ। कई बार ऐसा होता है मित्रों, इनको छोटिए बड़िए, छोटो बड़ो बोल देते हैं, ये गलती कर देते हैं, लेकिन इनका सही उच्चारण है ए आई ओ औ। जब ये दीर्घ हैं तो फिर छोटा बड़ा इनको कैसे कह देंगे? छोटी ए नहीं कहेंगे, ए आई ओ औ। तो देखिए मित्रों, मात्रा काल के आधार पर स्वर दो प्रकार के हिंदी में होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी बोल सकते हैं, ठीक है साहब। इसके बाद बात करते हैं हम कि भाई गुरु कामता प्रसाद ने इन्हें एक चुटकी स्वर भी कहा है। किसको? ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ और री को, इन 4 स्वरों को एक चुटकी स्वर भी कहा है। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है प्रतियोगी परीक्षा में। अब यहां से प्रश्न बन सकता है मित्रों कि भाई दो चुटकी स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वरों को दो चुटकी स्वर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि भाई प्लुत स्वर क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो देखिए, 3 मात्रा के बराबर जो समय लगता है, 3 मात्रा के बराबर यानी दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे देखिए, ये तो हुआ साहब दीर्घा, जब इसके पीछे हम इस प्रकार से ये मात्रा लगाते हैं प्लुत स्वर की, तो इसका उच्चारण होगा आ, लंबा उच्चारण होगा, तब इसे कहेंगे क्या? प्लुत स्वर। क्या कहेंगे?
प्लुत स्वर कहेंगे। तो हमारा पहला वर्गीकरण हुआ मात्रा काल के आधार पर स्वर। जो भी भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं मित्रों तो ले सकते हैं। अब इसके बाद अगला वर्गीकरण आता है हमारा, ले लिया। इसके बाद अगला वर्गीकरण आता है उच्चारण के आधार पर स्वर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर स्वर। तो देखिए मित्रों, उच्चारण के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। देखिए, जिनमें पहला होता है, दूसरा वर्गीकरण आता है हमारा मित्रों उच्चारण के आधार पर स्वर। तो देखिए मित्रों, उच्चारण के आधार पर स्वर। तो देखिए, उच्चारण के आधार पर स्वर जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है उच्चारण के आधार पर अनुनासिक। कौन सा होता है? अनुनासिक। देखिए मित्रों, पहला होता है अनुनासिक, दूसरा होता है मित्रों अनुनासिक। क्या होता है? अनुनासिक। पहला होता है अनुनासिक, दूसरा होता है अनुनासिक। देखिए मित्रों, अनुनासिक को निरनुनासिक भी कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है? निरनुनासिक। अनुनासिक को निरनुनासिक भी कहते हैं और अनुनासिक को मौखिक स्वर भी कहा जाता है। देखिए, उच्चारण के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनुनासिक या इसी को निरनुनासिक या इसी को मौखिक कह दिया जाता है। दूसरा होता है अनुनासिक। अब हम बात करते हैं कि भाई अनुनासिक स्वरों को निरनुनासिक क्यों कहते हैं और मौखिक भी क्यों कहा जाता है। तो देखिए मित्रों, इनकी जो परिभाषा है इन शब्दों में ही छिपी हुई है, यहीं से पता चल जाता है। जैसे देखिए, अनुनासिक जो शब्द है वो कैसे बना है, कैसे? देखिए मित्रों, इसमें अन उपसर्ग है। कौन सा है? अन। फिर दूसरा उपसर्ग अनु है। क्या है? अनु। फिर इसके बाद नासिक शब्द दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि भाई नासिक का मतलब होता है नासिका। क्या होता है? नासिका, जिसे हम नाक बोलते हैं। अब अनुपसर्ग जब किसी शब्द में जोड़ा जाता है तो वहाँ गमन का अर्थ भी देता है, पीछे पीछे का भी अर्थ देता है और अन का अर्थ हमेशा अभाव। जहाँ अनुपसर्ग जोड़ा जाता है वहाँ अभाव का अर्थ निकलता है या रहित का अर्थ निकलता है या नहीं का अर्थ भी निकलता है। जैसे देखिए, परिभाषा बन जाती है कि भाई बेस्वर ध्वनि जिनके उच्चारण में प्राण वायु नासिका का गमन ना करे। नहीं का मतलब क्या है? ना करे, उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है। दोबारा देखिए मित्रों, बेस्वर ध्वनि जिनके उच्चारण में प्राण वायु नासिका का गमन ना करे उन्हें अनुनासिक स्वर ध्वनि कहते हैं। अब बात करते हैं अनुनासिक स्वर ध्वनि क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में प्राण वायु का जो अंश है, बाहर जो प्राण वायु निकलती है वो इस नासिका से गमन
नहीं करती। अब बात करते हैं कि भाई इन्हें निरनुनासिक क्यों कहते हैं। तो देखिए मित्रों, निर उपसर्ग जुड़ा हुआ है। कौन सा उपसर्ग है? निर। निर के बाद इस शब्द में अनु उपसर्ग है। अनु के बाद में नासिका है। क्या है? नासिका है। अब देखिए पुनः बात करते हैं, भाई नासिका माने तो नाक ही होता है, ठीक है साहब। अनु उपसर्ग जहाँ प्रयुक्त होता है वहाँ या तो गमन का अर्थ देता है या पीछे पीछे का अर्थ भी कई बार देता है। और निर का अर्थ हमेशा रहित के योग में होता है, अभाव के योग में होता है। तो देखिए मित्रों, इसकी परिभाषा भी यही बनती है, निरनुनासिक का भी यही निकल करके आता है अर्थ। देखो कि भाई वे स्वर ध्वनि जिनके उच्चारण में प्राण वायु नासिका का गमन ना करे, सीधे मुख का गमन करे, उन्हें कौन सी स्वर ध्वनि कहते हैं? अननुनासिक, निरनुनासिक या मौखिक। इसलिए मित्रों इन्हें कौन सी स्वर ध्वनि कहते हैं? मौखिक स्वर ध्वनि कहा जाता है। दोबारा से एक बार पुनः कि भाई वे स्वर ध्वनि जिनके उच्चारण में प्राण वायु नासिका का गमन ना करके सीधे मुख का गमन करे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है मित्रों? मौखिक स्वर ध्वनि कहा जाता है। अब बात करते हैं कि भाई इसके अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी स्वर ध्वनि हैं जिन्हें अननुनासिक, निरनुनासिक या मौखिक कहा जाता है। ये बात तो आपकी समझ में आ ही गई, क्योंकि इनके उच्चारण में प्राण वायु केवल और केवल मुख से निकलती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मौखिक स्वर ध्वनि कहा जाता है। देखिए मौखिक स्वर ध्वनि कहा जाता है। अब बात करते हैं, कई बार पूछा जाता है कि सभी स्वर अननुनासिक होते हैं, सभी स्वर निरनुनासिक होते हैं, और ये पूछा जाता है कि भाई सभी स्वर क्या मौखिक होते हैं। तो देखिए मित्रों, सभी स्वर मौखिक होते हैं। क्या होते हैं? मौखिक होते हैं। निरनुनासिक भी होते हैं। क्या होते हैं? निरनुनासिक भी होते हैं। सभी स्वर अननुनासिक भी होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न बन जाता है कि भाई सभी स्वर मौखिक होते हैं, निरनुनासिक होते हैं और अननुनासिक भी होते हैं। तो ये है अननुनासिक, निरनुनासिक और मौखिक, इसके अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है, सभी स्वर होते हैं मौखिक, अनुनासिक और अन्य ऑप्शन भी रख दिए जाते हैं। तो सभी स्वर क्या होते हैं? मौखिक भी होते हैं, निरनुनासिक भी होते हैं और अननुनासिक भी होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं मित्रों, दूसरा जो इसका भेद है अनुनासिक। क्या? अनुनासिक। तो देखिए मित्रों, अनुनासिक जो दूसरा भेद है उसके अंतर्गत क्या है साहब? कौन सी स्वर ध्वनि उसके अंतर्गत आती हैं, ये बात हम इसके अंतर्गत देखते हैं। देखिए दूसरा जो इसका भेद है या प्रकार है वो है अनुनासिक। क्या है मित्रों? अनुनासिक। अब देखिए इसकी परिभाषा भी इसी शब्द के अंतर्गत छिपी हुई है। देखो, अनु प्लस नासिक, अनु प्लस नासिक से बना हुआ ये शब्द है। अनु उपसर्ग है और नासिक जो है या नासिका जो है इसमें मूल शब्द है। नासिक का यहाँ नाक से मतलब होता है। देखिए अब क्या परिभाषा बनती है, अभी मैंने बताया कि भाई अनु उपसर्ग का जहाँ हम प्रयोग करते हैं किसी शब्द के अंतर्गत तो वहाँ गमन का अर्थ देते हैं, पीछे पीछे का अर्थ भी निकल करके आता है। तो इसकी परिभाषा बन जाती है कि भाई वे स्वर ध्वनि जिनके उच्चारण में प्राण वायु का प्रमुख अंश
वे स्वर ध्वनि जिनके उच्चारण में प्राणवायु का प्रमुख अंश नासिका का गमन करे उन्हें अनुनासिक स्वर ध्वनि कहते हैं। वहाँ निरनुनासिक स्वर ध्वनि या अननुनासिक स्वर ध्वनियों में वहाँ प्राणवायु नासिका का गमन नहीं करती, लेकिन यहाँ प्राणवायु का जो प्रमुख अंश है, कौन सा अंश? प्रमुख अंश कहाँ से निकलता है मित्रों? नासिका से निकलता है। तब इन ध्वनियों को क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। देखिए, केवल प्राणवायु का प्रमुख अंश ही कहाँ से निकलता है? नासिका से निकलता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्या सभी स्वर अनुनासिक हैं? तो मित्रों, सभी स्वर अनुनासिक नहीं होते। क्या अनुनासिकता स्वरों का गुण है? तो मित्रों, अनुनासिकता स्वरों का गुण है। क्या है? स्वरों का गुण। सभी स्वर अनुनासिक नहीं होते, स्वरों को अनुनासिक बनाया जाता है। देखिए कैसे बनाया जाता है साहब? जब हम किसी दीर्घ आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं मित्रों? चंद्र बिंदु। अब ये ध्वनि जो है, पहले देखिए, पहले ये दीर्घा है। क्या है? दीर्घा। अब पूछा जाए कि ये ध्वनि कौन सी है, तो ये अनुनासिक है, मौखिक है, निरनुनासिक है, लेकिन अनुनासिक नहीं है। अनुनासिक नहीं है। इस स्वर ध्वनि को अनुनासिक बनाया जा सकता है। वो कैसे? चंद्र बिंदु लगा करके। तो मित्रों देखिए, अनुनासिक स्वर नहीं होते, ये स्वरों का गुण होता है। स्वरों को अनुनासिक बनाया जा सकता है। स्वरों को अनुनासिक बनाया जा सकता है, स्वर अनुनासिक नहीं होते। जैसे देखिए दीर्घ आ, जैसे देखिए ई के ऊपर यदि चंद्र बिंदु लगाएंगे तो क्या बनेगी साहब? अनुनासिक ध्वनि। ऐसे ही देखिए ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो क्या बनेगी साहब? अनुनासिक ध्वनि। जैसे आपने देखा होगा मित्रों, जैसे हम लिखते हैं गांधी। क्या लिखते हैं? गांधी। तो यहाँ क्या लगा हुआ है मित्रों? चंद्र बिंदु लगा हुआ है। तो ये जो चंद्र बिंदु लगा हुआ है वो किस पर लगा हुआ है साहब? दीर्घ आ के ऊपर लगा हुआ है। क्या? चंद्र बिंदु। तो ये कौन सी ध्वनि हुई? अनुनासिक ध्वनि हुई। कौन सी ध्वनि हुई साहब? अनुनासिक ध्वनि हुई। जैसे आपने लिखा हुआ देखा होगा आंख। क्या लिखा हुआ देखा होगा? आंख। आंख पे जो ये चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ये क्या है मित्रों? अनुनासिक है। चंद्र बिंदु को ही क्या कहेंगे? अनुनासिक। जब किसी स्वर ध्वनि पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं मित्रों? अनुनासिक ध्वनि कहते हैं। एक बात विशेष ध्यान रखनी है, सभी स्वर अनुनासिक नहीं होते। स्वरों को अनुनासिक बनाया जा सकता है मित्रों, स्वर अनुनासिक नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है कि भाई अनुनासिकता स्वरों का गुण है। अनुनासिकता स्वरों का क्या होती है साहब? गुण होती है। जैसे गांधी पे लगाया, आंख पे लगा दिया। जैसे देखिए कांच शब्द में भी चंद्र बिंदु का प्रयोग किया। तो ये किसके उदाहरण हुए? सभी अनुनासिक के उदाहरण हुए, जिसमें स्वरों को अनुनासिक बनाया गया है। सभी स्वर अनुनासिक नहीं होते। ये तो स्वरों का केवल क्या होता है? गुण होता है। अब बात करते हैं कि भाई जैसे तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में कई शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे बाढ़ई शब्द है। क्या है? बाढ़ई। अब यहाँ चंद्र बिंदु की जगह पर केवल उन्होंने बिंदु का प्रयोग किया। तो इसका क्या मतलब है कि भाई ये चंद्र बिंदु है कि अनुस्वार है? तो देखिए मित्रों, जब किसी स्वर वर्ण की मात्रा
जब किसी स्वर वर्ण की मात्रा शिरोरेखा से ऊपर चली जाए, ऊपर चली जाए। देखिए मित्रों, जब किसी स्वर वर्ण की मात्रा शिरोरेखा से ऊपर चली जाए तो वहाँ केवल और केवल क्या आता है साहब? बिंदु आता है। चंद्राकार हट जाता है। ये जो चंद्राकार है ये हट जाता है। जैसे देखिए मित्रों, जब हम बात करते हैं कि भाई आ की मात्रा हमेशा शिरोरेखा से नीचे रहती है, ये बात भी आप जानते होंगे कि भाई स्वर 11 होते हैं लेकिन स्वरों की मात्राएं हमेशा कितनी होती हैं? 10 होती हैं। आ की, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, मात्राएं हमेशा 10 होती हैं मित्रों। कितनी होती हैं? 10 होती हैं। इस बात को आप जानते होंगे कि भाई जो ह्रस्व आ है, ये जो ह्रस्व आ है इसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो देखिए, जिन स्वर वर्णों की मात्रा ये जो शिरोरेखा है इससे ऊपर जाती है, जब किसी स्वर वर्ण की मात्रा शिरोरेखा से ऊपर जाती है तो वहां केवल और केवल बिंदु आता है, चंद्राकार हट जाता है। क्या हट जाता है? ये चंद्राकार हट जाता है। केवल और केवल क्या आता है मित्रों? बिंदु आता है। जैसे तुलसीदास जी ने बाढ़ई शब्द, काढ़ई शब्द, इस प्रकार के शब्दों का अवधी भाषा में प्रयोग किया है। तो ये उदाहरण तो किसके हैं? अनुनासिक के। देखिए मित्रों, अनुनासिक से संबंधित प्रश्न टेट के अंतर्गत बहुत पूछे जाते हैं। जैसे यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ। अपने राजस्थान वाले टेट में तो अनुनासिक से संबंधित प्रश्न कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन यूपी टेट के अंतर्गत, सी टेट के अंतर्गत या कोई और भी परीक्षा होती है, जैसे आरपीएससी हमारी सेकंड ग्रेड की परीक्षा कराती है, तो उसमें भी ये अनुनासिक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि भाई दिए गए उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण अनुनासिक का नहीं है। जैसे देखिए अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। किसमें? अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है साहब? कैसे पहचान करें कि भाई ये अनुनासिक का उदाहरण है या अनुस्वार का उदाहरण है? तो दोस्तों, मैंने आपके लिए एक बात बताई थी परिभाषा में कि भाई वे स्वर ध्वनि जिनके उच्चारण में प्राणवायु का प्रमुख अंश, जो प्रमुख अंश होता है, वो ही केवल कहाँ से निकलता है? नासिका से। अन्य ध्वनि तो मुख से निकलती है साहब। यानी कि देखिए कि भाई वे स्वर ध्वनि जिनके उच्चारण में प्राणवायु का प्रमुख अंश, देखिए मुख प्लस नासिका, तो जो प्राणवायु है उसका अंश मुख से भी निकलता है साहब। अनुनासिक ध्वनि में कुछ अंश तो मुख से भी निकलता है, लेकिन प्रमुख अंश कहाँ से निकलता है? नासिका से निकलता है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक ध्वनि कहते हैं। अब बात करते हैं कि भाई पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए, आपको पता होगा कि भाई जैसे ये अनुस्वार लगा हुआ है, दंड, ठीक है, हम नहीं जानते साहब ये किसका उदाहरण है। हमें पूछा जा रहा है कि भाई जो दिया गया उदाहरण है ये अनुस्वार का है या नहीं। तो कैसे पहचान करेंगे साहब? तो देखिए साहब, कैसे पहचान करेंगे? अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण जब हम करते हैं, अनुनासिक ध्वनि का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें केवल प्राणवायु का प्रमुख अंश ही नासिका से निकलता है। बाकी जो प्राणवायु है वो साथ साथ मुख से भी निकलती है, यानी दोनों से निकलती है साहब। नासिका से भी प्राणवायु का प्रमुख अंश कहाँ से निकलता है? नासिका से। और बाकी का जो प्राणवायु का अंश है वो कहाँ से निकलेगा? मुख से निकलेगा। यानी ध्वनि दोनों से निकलती है, नासिका से भी और
मुख से भी। किसमें? अनुनासिक ध्वनियों में। तो पहचान कैसे करेंगे साहब? देखिए, जिन ध्वनियों का उच्चारण नाक बंद करके हो जाए, नाक बंद करके हो जाए, ठीक है साहब। जैसे बाड़ई शब्द मैंने लिखा है, जैसे काड़ई शब्द भी हमने आपके लिए बताया था, ठीक है, काड़ई शब्द है। अब मैं इसका उच्चारण करूं काड़ई काड़ई, तो देखिए मित्रों, नाक को बंद करके भी मुख से जो ध्वनि निकल करके आती है उससे भी इस अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण हो जाता है, अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण हो जाता है। जैसे कांच कांच उच्चारण हो गया, लेकिन जो अनुस्वार की ध्वनि है उसमें पूरी ही प्राणवायु कहाँ से निकल करके आती है? नासिका से। क्योंकि देखिए, उच्चारण करके दट दट आगे के वर्ण का जहां अनुस्वार लगा हुआ है उसके बाद जो अनुस्वार की ध्वनि आती है उसका उच्चारण नाक बंद करके नहीं किया जा सकता। ये सबसे सरल तरीका है मित्रों। यदि आपसे पूछा जाता है कि भाई दिए गए उदाहरण में कौन सा उदाहरण अनुनासिक का है, तो वहां आपको क्या करना है मित्रों? यदि बिंदी लगी हुई है तो आप नाक बंद करके निश्चित होकर के देखिए कि भाई उच्चारण हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे काड़ई उच्चारण हो रहा है साहब। जैसे अनुस्वार का उच्चारण करते हैं, जैसे दंड है, खंड है साहब। अब हमने इस खंड का उच्चारण किया, खंड 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 पर ही रुक जाएंगे, पीछे का जो वर्ण है उसका उच्चारण हम नहीं कर सकते, क्योंकि कहा जाता है इमणनम नासिका च। संस्कृत में कहा गया है कि इमणनम नासिका च। भाई, ये जो पंचम वर्ण से जो अनुस्वार बनते हैं, पंचम वर्ण से क्या बनते हैं? अनुस्वार बनते हैं। इन्हें आपने देखा होगा कि हम नासिक की ध्वनियों के अंतर्गत पढ़ते हैं। वहाँ संस्कृत में एक सूत्र चलता है कि भाई इमणनम नासिका च, इमणनम नासिका च। तो इस प्रकार से मित्रों पता चला कि भाई जिन ध्वनियों का उच्चारण नाक बंद करके कुछ कुछ हो जाता है उन्हें तो कहते हैं अनुनासिक। किसका प्रयोग हुआ उनमें? अनुनासिक का। ये तो पता ही चल गया होगा कि भाई जिन स्वर वर्णों की मात्रा शिरोरेखा से ऊपर चली जाती है, कहाँ? इस शिरोरेखा से ऊपर चली जाती है। जैसे देखिए मित्रों, ये मात्रा शिरोरेखा से ऊपर चली गई साहब। अब यहाँ जो प्रयोग होगा केवल बिंदु का प्रयोग होगा, ना कि चंद्र बिंदु का। जब कोई मात्रा शिरोरेखा से ऊपर चली जाती है तो वहाँ केवल और केवल बिंदु का प्रयोग होता है, चंद्राकार हट जाता है। और जिन स्वर ध्वनियों की मात्रा शिरोरेखा से नीचे रह जाती है, जैसे छोटे आ की बड़े आ की मात्रा शिरोरेखा से नीचे रह गई साहब, इस पे क्या लगेगा? पूरा चंद्राकार लगेगा, पूरा चंद्र बिंदु आएगा। जब किसी स्वर ध्वनि की मात्रा शिरोरेखा से ऊपर चली जाती है तो वहाँ चंद्राकार हट जाता है, केवल क्या आता है मित्रों? बिंदु आता है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं। अब आप देखिए, इसके बाद अगला जो स्वरों का वर्गीकरण है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि भाई उत्पत्ति के आधार पर स्वर। कई बार प्रश्न भी बनता है उत्पत्ति के आधार पर। अगला वर्गीकरण हमारा स्वरों का आता है मित्रों, उत्पत्ति के आधार पर स्वर। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर स्वर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। देखिए मित्रों, पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर स्वर जो है दो प्रकार के होते हैं मित्रों। पहला होता है हमारा, देखिए इसके बाद देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर।
यानी कि जिनकी उत्पत्ति हुई है उन स्वरों के बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं कि भाई उत्पत्ति के आधार पर स्वर जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है, कितने होते हैं मित्रों? दो प्रकार के। पहला होता है साहब हमारा मूल स्वर। कौन सा होता है पहला वर्गीकरण मित्रों? मूल स्वर। पहला होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर। कौन सा होता है? संधि स्वर। तो देखिए मित्रों, उत्पत्ति के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भाई एक शब्द होता है उत्पत्ति और एक होता है व्युत्पत्ति। देखिए, उत्पत्ति का मतलब होता है साहब पैदा होना और व्युत्पत्ति का मतलब होता है निर्माण करना, नवीन निर्माण करना। ठीक है। अब देखिए मूल स्वर के बारे में बात करते हैं कि भाई मूल स्वर कौन से हैं। देखिए परिभाषा बन जाती है कि भाई वे स्वर ध्वनि जिनकी उत्पत्ति के बारे में ज्ञात ना हो। भाई परिभाषा बन जाती है इन मूल स्वरों की कि भाई वे स्वर ध्वनि जिनकी उत्पत्ति के बारे में ज्ञात ना हो, उन्हें कौन से स्वर कहते हैं? मूल स्वर कहा जाता है। देखिए वे स्वर ध्वनि जिनकी उत्पत्ति के बारे में ज्ञात ना हो मित्रों, उन्हें मूल स्वर कहा जाता है। तो इन्हें जब इनकी उत्पत्ति के बारे में ज्ञात नहीं होता है, कई वैयाकरणों ने भी, जो हमारे कई वैयाकरण आचार्य जो हुए हैं, उन्होंने भी देखा है कि भाई इन मूल स्वरों की उत्पत्ति के बारे में ज्ञात नहीं होता है, इसलिए इन स्वरों को मित्रों ईश्वर प्रदत्त ध्वनि भी कहा जाता है। कौन सी? ईश्वर प्रदत्त ध्वनि। ईश्वर प्रदत्त ध्वनि। संस्कृत में इन ध्वनियों को मुख्य स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? मुख्य स्वर। इन्हें मुख्य स्वर भी कहते हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। संस्कृत में इन्हें ब्रह्मा से प्राप्त ध्वनि, किससे? ब्रह्मा से प्राप्त ध्वनि, या शिव जी के जो डमरू चलता है उससे प्राप्त ध्वनि भी कहा जाता है साहब। इसलिए इन्हें ईश्वर प्रदत्त ध्वनि भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि भाई वे मूल स्वर ध्वनि कौन सी हैं जिन्हें ईश्वर प्रदत्त कहा जाता है, जिनकी उत्पत्ति के बारे में भी हमें ज्ञात नहीं है। इसलिए देखिए मित्रों, वे मूल स्वर ध्वनि हैं ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। ये जो हमारी कई बार प्रश्न पूछा जाता है मित्रों, और पूछा भी गया है एक बार सेकंड ग्रेड। कौन सी? सेकंड ग्रेड 2012 में पूछा गया है कि भाई मूल स्वरों की संख्या है, मूल स्वरों की संख्या है। तो देखिए मित्रों, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। कई बार पूछा गया है कि भाई उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वरों की संख्या है, तो उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। कई बार ये भी पूछा गया है कि ब्रह्मा से प्राप्त या ईश्वर प्रदत्त ध्वनि किन्हें कहा जाता है, तो मूल स्वरों को ईश्वर प्रदत्त ध्वनि भी कहा जाता है। कौन सी ध्वनि? ईश्वर प्रदत्त ध्वनि। अब इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं कि भाई संधि स्वर किसे कहते हैं, संधि स्वर किसे कहते हैं। तो देखिए मित्रों, संधि स्वर की परिभाषा बन जाती है कि भाई संधि स्वर की परिभाषा बन जाती है कि भाई वे स्वर ध्वनि जो दो स्वरों के योग से बनाई जाएं, दो स्वरों के योग से
बनाई जाएं उन्हें क्या कहते हैं साहब मित्रों? संधि स्वर कहा जाता है। जैसे देखिए संधि स्वर के अंतर्गत कई बार पूछा गया है कि भाई संधि स्वर कौन कौन से हैं। तो देखिए मित्रों, जब दो स्वरों के योग से जिस ध्वनि को बनाया जाता है उसे कहते हैं संधि स्वर ध्वनि। देखिए आ प्लस आ के योग से दीर्घा बनता है साहब, ठीक है। ई प्लस ई के योग से दीर्घ ई बनती है मित्रों। ऊ प्लस ऊ के योग से दीर्घ ऊ बनता है। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, दीर्घ री का प्रचलन हमारी हिंदी में नहीं है। हमारी हिंदी में केवल ऋस्व यानी ऋस्व री का ही प्रचलन है। तो इसके बाद अगला स्वर जो बनेगा संधि स्वरों में आ प्लस ई से किसका निर्माण हुआ? ए का। फिर देखिए आ प्लस ए से बन जाता है आई। आ प्लस ऊ से बन जाता है ओ। आ प्लस ऊ से ओ बन जाता है। फिर आ प्लस ओ से बनता है औ। क्या बनता है मित्रों? औ बनता है। अब बात आती है, कई बार पूछा भी गया है कि उत्पत्ति के आधार पर, देखिए ये प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड 2010 के अंतर्गत कि भाई उत्पत्ति, यहाँ से हर बार प्रश्न आता है मित्रों, इन स्वरों में से हर बार प्रश्न आता है कि भाई उत्पत्ति के आधार पर संधि स्वरों की संख्या है। उत्पत्ति के आधार पर संधि स्वरों की संख्या है। तो देखिए मित्रों, उत्पत्ति के आधार पर संधि स्वरों की संख्या कितनी है मित्रों? 7। तो ये प्रश्न जो है आपका सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया है कि भाई उत्पत्ति के आधार पर संधि स्वरों की संख्या कितनी है? तो संधि स्वरों की संख्या 7 है। तो देखिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास लेकर के हम कल जल्दी ही आपसे मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है मित्रों, क्योंकि हमारी परोपकार कोचिंग का चैनल जो है उसे सब्सक्राइब जरूर करना है, उसे मत भूल जाना भाई। बेल आइकन का बटन भी दबाना है और लाइक जरूर करना है मित्रों। सब्सक्राइब और लाइक। धन्यवाद।